Hello, dear students, and I welcome you back to the next topic from M1. जो टॉपिक का नाम है वो तो आप लोग देख रहे हो। टॉपिक का नाम है जीएसटी, जिसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ओके, एंड पहले तो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे। ध्यान दो, दिस टॉपिक इज बिग इनफ एट योर लेवल, एंड आई वुड से नॉट जस्ट एट योर लेवल, टू बी वेरी क्लियर, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट्स है। नंबर वन, आप कोई भी स्ट्रीम ले लो, भले आप 10th के बाद साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, आप किसी भी बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, सैलरीड हो, एनीवेयर आप किधर भी काम करते हो, लेकिन आपको जीएसटी पता होना जरूरी है। एवरी पर्सन टुडे शुड नो व्हाट इज जीएसटी, एटलीस्ट द बेसिक क्राइटेरियाज इनटू इट। सो ऑन दैट बैकड्रॉप, आपके लिए भी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्कूल्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, this topic GST has been clearly mentioned as, or has been clearly demarcated as an important topic. Of course इस topic को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग कहते हैं वेटेज है, वो वेटेज कम है, दैट वेटेज इज प्रिटी लेस, एग्रीड। लेकिन यही टॉपिक है, दिस इज द सेम टॉपिक विच इज गोइंग टू प्ले अ पिवोटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग, एग्रीड। ऑल्सो दिस टॉपिक यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमम 2 to 4 marks. Okay, of course again there will be option for this, but the basic questions would be there. दूसरी बात, जीएसटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज सिंपली रिलेटेड विद द डेली एक्टिविटीज। भारत सरकार ने जीएसटी को डेली एक्टिविटीज के साथ ही लिंक किया है, ना कि समथिंग विच इज एक्सॉर्बिटेंटली डिफरेंट। मतलब कुछ अलग नहीं है, it's not something different, it is the basics only, it is relating with the basic understanding, it is relating with the basic topic, it's relating with the basic criteria only. लेकिन ये वही टॉपिक है जिसको हम लोग बार बार नहीं, हर बार एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना नहीं चाहिए। इट हैज टू बी सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल हु आर इन द मार्केट, from the buyers, from the sellers, from the customers, from the persons who are using the trade goods in the market, सबके इसमें जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। और ध्यान दो, जीएसटी हैज बीन न्यूली अमेंडेड, ये नई अमेंडमेंट है। सो ऑब्वियसली पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू हैव गुड क्लैरिटी ऑन दिस, विच इज अ डिबेटेबल टॉपिक इवन टुडे। आज की तारीख में भी जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद 3 साल हो चुके ऑलमोस्ट, बट स्टिल देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिबेट ऑन हाउ एग्जैक्ट जीएसटी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीएसटी एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ठीक है। और हाँ, कमिंग बैक वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट द पोर्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी में आपको बेसिक सम्स जरूर आएंगे, दैट कैलकुलेट जीएसटी इफ द सेल इज दिस, इफ द परचेज इज दिस, हाउ मच इज गोइंग टू बी द जीएसटी एज पर द रेट्स बीइंग गिवन। नंबर सेकंड, द क्वेश्चंस, रादर ये टॉपिक जो है, टॉपिक इज आल्सो लिंक्ड विद समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स। मतलब आइडियली आई बिलीव द नेम ऑफ द टॉपिक शुड हैव बीन जीएसटी एंड म्यूचुअल फंड्स, व्हिच इज ऑब्वियसली ऑन द राइट पर्सपेक्टिव। ओके, तो जहां पे म्यूचुअल फंड्स आता है वहां पे हमको एक बात तो पता है, एसआईपी आने वाली, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम लोग म्यूचुअल फंड्स की हमेशा एड में देखते हैं। नंबर वन, इट शुड ऑल्सो बी हैविंग समथिंग, और इट शुड डेफिनेटली बी लिंक टू समथिंग कॉल्ड एज शेयर्स एंड समथिंग कॉल्ड एज शेयर होल्डिंग ऑल्सो, ठीक है। तो विल मेक श्योर दैट दिस टॉपिक वी लर्न इन ब्रीफ, वी लर्न इन डिटेल एज वेल। तो इंट्रोडक्शंस हम लोग अच्छे से समझेंगे, सम्स के ऊपर पहले ध्यान मत दो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हेवीली ऑन कंसेप्ट फर्स्ट। सो और हाँ, ये टॉपिक को हम लोग 2-3 आराम से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मोर द क्लैरिटी, बेटर द डिविजन, बेटर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द टॉपिक, आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, ऑल द व्यूअर्स, मेक श्योर दैट यू आर विद मी एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ टॉपिक, the main points in the topic, and how is this GST going to play a very important role in our respective lives. So just understand this thing. इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, मतलब जीएसटी का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन कैसा आता है। सबसे पहले ध्यान दो कि जीएसटी इज नॉट इंट्रोडक्टरी फर्स्ट, मतलब जीएसटी ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन है टैक्स, ओरिजिन है टैक्स। एंड प्लीज पे अटेंशन, every time I have been telling, even at the classes, even to everybody, that GST अगर आपको 10th SSC M1 फाइनेंशियल प्लानिंग, GST अगर 10th SSC M1 का आपको सीखना है, तो उसके पहले आपको 9th SSC में आपने यू हैव स्टडीड अ टॉपिक कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग बोल के टॉपिक को जरूर समझा है, जरूर पढ़ा है। तो ये टॉपिक जो है, इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है, एंटायर वीडियो ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर 9th SSC फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो यू सी दैट वीडियो क्लियरली एंड देन यू कैन कम बैक टू जीएसटी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है उसको समझो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि टैक्स तभी आता है व्हेन देयर इज इनकम, टैक्स कम्स व्हेन देयर इज इनकम, when there is income there is bound to be expenditure, when there is expenditure there is bound to be savings, there is bound to be savings, when there is savings there is bound to be there is bound to be investment, and when there is investment there is when there is where there is investment there is bound to be taxes on that investment, because tax is a portion of money, tax is a portion of income which is being which is being deployed or which is being clearly demarcated for the central government. Is that clear everybody? Fine, thank you so much. Let's go further. Tax क्या है? Tax is a liability. ध्यान दो, tax is a liability जिसको हम लोग कहते हैं that every year मेरे इनकम में से मैं सरकार को पैसे क्यों दूं? अरे सरकार को पैसे नहीं देंगे तो सरकार हमें कैसे चलाएगी? सरकार हमारे फंड्स कहाँ पे यूज करते हैं? सरकार हमारे फंड्स यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, सरकार हमारे फंड्स यूज करती है रोड्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए, इट यूजेस आवर फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स एंड हाईवेज, इट यूजेस आवर फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स, फॉर द गवर्नमेंट एजुकेशन सेंटर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसीज एज वेल। कोई भी आपातकालीन स्थिति में सरकार हमारे लिए फंड्स जरूर प्रोवाइड करेगी, एंड दैट इज फॉर दैट पर्पज वी नीड टू पे टैक्सेस। higher the amount of contribution of taxes from the government for the government, मतलब हमारा अगर देश का पॉपुलेशन आज की तारीख में if the population of the country is 133 करोड़, तो 133 करोड़ लोगों में से अगर 133 करोड़ लोग टैक्सेस पे करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे देश का इनकम जो है वो बढ़ने वाला है, एंड हायर द इनकम द स्टेटस ऑफ आवर नेशन विल चेंज ऑटोमेटिकली फ्रॉम एन अंडरडेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलप्ड नेशन, एंड दैट इज व्हाई 133 करोड़ पीपल नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर द टैक्सेस। लेकिन 133 करोड़ पीपल कंट्रीब्यूट करने के लिए टैक्सेस को, एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्या है, देश में हमारे ऐसा लॉ है कि अगर 3 लाख तक आपका इनकम है तो आप इनकम टैक्स नहीं भरोगे, यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, एंड ऑफ कोर्स ऑल द व्यूअर्स नो दिस वेरी वेल कि अगर आपका इनकम 3 लाख, लिमिट 5 लाख तक की गई है, अगर आपका इनकम 5 लाख या 3 लाख तक है तो ऑब्वियसली यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। क्लियर एवरीबडी? सो द मोमेंट यू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस का मतलब क्या, आप उतने इनकम तक टैक्स मत भरो, लेकिन उसके बाद विद इन द ब्रैकेट्स ऑफ 5 to 10 द इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी पेड एट 10%, okay, then 20%, and then it rises up to 30%. So I believe higher the number of people who are going to pay taxes का मतलब क्या है? अरे टैक्स कब भरेंगे? जब इनकम आएगा, और इनकम कब आएगा? जब when there is employment, और when there is employment there is obviously reduction in poverty। तो ये vicious cycle है पॉवर्टी का, ठीक है, और पॉपुलेशन नीड्स टू बी टर्न्ड दैट वे। पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दो, एम्प्लॉयमेंट के बाद उनको इनकम मिलेगा, इनकम के बाद दे विल सेव, सेविंग्स के बाद दे विल इन्वेस्ट, एंड देन दे विल ऑब्वियसली पे टैक्सेस, ठीक है। तो हायर द नंबर ऑफ पीपल अर्निंग इनकम इन अ कंट्री, हायर द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू पे टैक्सेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल, एंड मार्केट माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स इज ऑब्वियसली एंड ऑलवेज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज सिटिंग इन न्यू दिल्ली इन पार्लियामेंट। Clear everybody? So वो है taxes में। So obviously that tax itself you take it as a liability. I also feel it as an expenditure. हर महीने जून जुलाई आता है, हर साल we have to pay taxes. This साल obviously the date has been changed. The income tax slab date has been changed to 30th November. 30/11 तक you can pay your taxes, of course, because COVID has struck over the entire nation, that's the entire world. Taxes में there are 2 categories. Number one is called as direct taxes, and number second is called as indirect taxes. Direct taxes के बारे में बच्चों हमने पहले के 9th SSC के जो टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग, उसमें हमने देखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस में आते कौन से टैक्स है। सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दैट इज मंथली इनकम जो भी रहेगा, सैलरीड ग्रुप। नंबर सेकंड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। After this, HRA, that is house rent allowance, that is HRA. CG, that is capital gains, selling assets like house, property, land, building, etc. And next one is other sources. इनके बारे में brief description you can check it in my previous video.
अभी आपको एक जस्ट क्विकली रिव्यू दे देता हूँ। सैलरीड ग्रुप जो हर महीना तनख्वाह लेते हैं उनको कहते हैं सैलरीड ग्रुप। पीजीबीपी जो भी प्रोफेशनल्स है, जो भी बिजनेसमैन है, उनका तो बिजनेस इनकम फिक्स नहीं है, but still they earn income, and they earn income from a source called as business income, called as income from business profits, gains, business and professions. HRA हाउस रेंट अलाउंस, जो लोग अपने खुद के घर रेंट्स पे देते हैं उनको हर महीना उसका रेंट मिलता है, तो वो भी उनके लिए इनकम है, और सरकार कहती है जहाँ पे इनकम है वहां पे टैक्स होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन CG, दैट इज कैपिटल गेन्स, सेलिंग ऑफ एसेट्स लाइक हाउसेस, प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं, they purchase land at a lesser amount and they sell it at a higher amount after few years। जहाँ पे लैंड को उनके एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब लैंड की अपनी खुद की वैल्यू बढ़ती है, प्रॉपर्टी की अपनी खुद की वैल्यू बढ़ती है। So wherever there is increase in the value of an asset, there is obviously on that, whenever I am selling my asset, I am getting profit। तो एसेट में बेच रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर लेट्स से 2000 में मैंने एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए, और इन द ईयर 2020 20 साल बाद मैंने वही फ्लैट बेच दिया जिसकी कीमत है 7 लाख रुपए। तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का? 7 लाख का। तो सरकार कहती है कि मुझे 7 लाख के ऊपर जितना आपको एक्स्ट्रा इनकम आया है ना, उसके ऊपर मुझे आप लोग टैक्स भरोगे, दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्लियर एवरीबडी? That's number 4. And number 5 is income from other sources, मतलब जो इनकम सैलरी, पीजीबीपी, एचआरए और कैपिटल गेन्स में नहीं आता है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दैट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इनटू गैम्बलिंग, कसिनोज जो लोग चलाते हैं, कसिनोज इज नॉट इलीगल मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। हमारे देश में ना ये अनफॉर्चुनेट, हमारे सोसाइटी में, हमारे साइकोलॉजीज में ये अननेसेसरीली उठा हुआ एक रूमर है कि कसिनो चलाता है, माय गॉड समथिंग इलीगल, गैम्बलिंग समथिंग इलीगल, हॉर्स बेटिंग, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसेस के ऊपर बेटिंग करता है समथिंग इलीगल, बेटिंग ऑन समथिंग इलीगल। नहीं है, इट इज नॉट इलीगल। द ओनली थिंग इज दैट इनकम इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन्स और एचआरए, and that is why it is called as income from other sources। मतलब जो इनकम पहले के 4 इनकम कैटेगरीज में नहीं आता है, एचआरए, सैलरी, हाउस रेंट, पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स, उनको हम लोग ने कैटेगराइज कर दिया है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड दिस प्रोविजन हैज बीन मेड इन द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। Please note everybody. And this Union Finance Ministry gives a clear-cut understanding about how exactly things will proceed and how exactly is going to be the taxation liabilities being shared among equal individuals. Clear everybody? इसमें provisions बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे सरकार ने हमको सब्सिडी, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ऑप्शंस अवेलेबल भी करके दिए हैं, नो डाउट इन दैट, बट स्टिल एट द ऑन द फ्रंट इनकम टैक्स इज अ लायबिलिटी, इट्स अ टैक्स, इट्स अ स्लैश ऑन माय इनकम, इट्स अ बैंग ऑन माय इनकम टू बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर माय बेनिफिट ओनली। क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा इनकम टैक्स की जो कैटेगरी है, दूसरा टाइप ऑफ टैक्स जो देश में हमारे बहुत सालों तक डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है, एंड इट हैज आई वुड से इट हैज डिमार्केटेड, इट हैज पुट अ ब्लॉट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब क्या? इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रोविजंस आते गए कि एंड ऑफ द डे एज अ कस्टमर, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा लगा यार मेरे इनकम में से तो 70 रुपए तो मैं टैक्स में ही दे रहा हूँ, इनकम के ऊपर भी टैक्स भरूं, एक कोई भी चीज ले लूं उसके ऊपर टैक्स भरूं, कैफे में जाऊं टैक्स भरूं, बरिस्ता में जाऊं टैक्स भरो, शॉपिंग करो टैक्स भरो। व्हाट इज दिस? एंड फॉर दिस पर्पस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज रिमेन अ डिबेटेबल टॉपिक बिटवीन many for many years amongst many individuals. Clear everybody? And that is why you need to know what is the concept of indirect taxes. अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने स्टेट अभी मेंशन किया कि जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ऑफ कोर्स जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, एग्री। बट यू नीड टू नो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के पहले, मतलब प्री जीएसटी क्या क्या था इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे आईडीटी में 1 जुलाई 2017
कि पहले प्री 2017 आईडीटी में क्या क्या था। तो प्री 2017 आईडीटी में 4 प्रकार के टैक्सेस हमारे से लेते रहते थे। सबसे पहला था उसमें समथिंग कॉल्ड एज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा इसमें था सेंट्रल सर्विस टैक्स। तीसरा इसमें था समथिंग कॉल्ड एज कृषि सेस था इसमें चौथा वाला था समथिंग कॉल्ड एज स्वच्छ भारत अभियान टैक्स था। तो ये सब जो टैक्सेस थे, इसका इफेक्टिव रिजल्ट क्या होता था। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू अ कैफेटेरिया, आई गो टू कैफे कॉफी डे, जिसमें मैंने एक कॉफी खरीदी जिसकी कीमत थी 100 रुपीज ऑन द मेनू कार्ड के ऊपर कीमत 100 रुपीज है। तो उसमें वैट लगता था सम XYZ प्रपोर्शन, सम लेट्स से फॉर एग्जांपल 5%, CST लगता था लेट्स से फॉर एग्जांपल 3%, कृषि सेस लगता था लेट्स से फॉर एग्जांपल 1%, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर का टैक्स लगता था 1%। सो 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10, मतलब 100 रुपए अगर बिल होता है मेरा, तो उसके ऊपर मेरे टैक्सेस में आई एम पेइंग 110 रुपीज। सो इमेजिन दिस, ये जो हमको टैक्स दिखता नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट यूज्ड टू बी टेकन क्लियरली फ्रॉम माय पॉकेट, उसको कहते हैं, दैट वाज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर एवरीबॉडी, दिस वाज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये इनडायरेक्ट टैक्स ही था जिन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमी में 2 प्रकार के सेक्शंस खड़े कर दिए। सबसे पहला सेक्शन उसमें था दी हैव्स एंड दी हैव नॉट्स। इसका मतलब है द रिच गेटिंग रिचर एंड द पुअर गेटिंग पुअरर। ये जो तफावत आ गई ना बीच में, इसकी बदौलत टैक्सेस वाज कंप्लीटली कंसिडर्ड एज अ बिग लायबिलिटी मतलब अ बर्डन ऑन अ कॉमन मैन। तो भारत सरकार ने 2017 में, जब 2014 में फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू बी वेरी क्लियर, जब मोदी सरकार आया, तब मोदी सरकार ने डिसीजन लिया था कि हम जीएसटी को उखाड़ के, कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को उखाड़ देंगे और हम एक ही टैक्स लाएंगे। इसलिए जीएसटी को उन्होंने नाम दिया है वन नेशन वन टैक्स। क्लियर एवरीबॉडी, जीएसटी को नाम दिया है वन नेशन, ओके, वन टैक्स। क्लियर। और जब वन नेशन वन टैक्स की बारी आती है, इसका मतलब क्या, एवरीबडी, वेदर यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, वेदर यू आर द पुअरेस्ट पर्सन इन इंडिया, अगर आप कुछ XYZ सर्विसेज लेते हो तो उसको आपके ऊपर जीएसटी भरना, तो उस सर्विस के ऊपर आपको जीएसटी भरना कंपलसरी है। तो ओवर देयर इज नो कैटेगरी कि आप सीसीडी में ही गए तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, नॉर्मल कॉफी पी तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, नथिंग अबाउट इट, एवरीबडी विल बी पेइंग टैक्सेस। लेकिन इसमें उन्होंने प्रोविजंस बहुत सारे लाए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोविजन इज व्हाट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का टैगलाइन था वन नेशन वन टैक्स, एक ही देश है और एक ही टैक्स लगेगा। सारे ये जो टैक्सेस थे, वैट, सीएसटी, सेस, ये सब सरकार ने निकाल दिए। They have cancelled all these taxes and they have kept it only one, called as एक देश एक टैक्स, called as GST। और GST की सबसे पहली लिमिट देखो आप लोग, जीएसटी में सबसे पहला जीएसटी कौन ले सकता है और जीएसटी कौन भर सकता है। GST is collected by a seller, it is being paid by the seller, it is being paid by the buyer. So GST is collected by the seller, it is paid by the buyer, it is finally being deposited to the central government and the state government treasury. Now there is a puzzling fact, अरे मैं GST भरता हूँ दुकानदार को, दुकानदार GST भरेगा बिजनेसमैन को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें लॉजिक्स क्या है, व्हाट आर द लॉजिक्स व्हिच गो इन दिस? To understand this logics is what we will study the basic criteria which come into the making of GST. And GST is in effect from 1st of July 2017. ये आपको MCQ question में आ सकता है बच्चों, so please make sure you refer this. The whole country follows the same tax levy system. Tax levy system मतलब, इसका मतलब क्या है, tax levy, levy मतलब levy, actual आगे word है levied, that is to put. Before GST, every state had variety of taxes levied at different stages of trading. Every state had variety of taxes, मतलब कोई स्टेट वैट नहीं XYZ लगाता था, कोई स्टेट अगर वैट में, मेरे स्टेट में दैट इज महाराष्ट्र में अगर 5% है तो सम अदर पर्सन इन सम अदर स्टेट, लेट्स से गुजरात हो, दिल्ली हो, इसमें 7% लगाता था।
केरला में 3% था, तो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। और इसी यूनिफॉर्मिटी को इक्वल स्टेटस में लाने के लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स लाया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। बिफोर जीएसटी एवरी स्टेट हैड वैरायटी ऑफ टैक्सेस लेव्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। हर एक इसमें वेरियड टैक्सेस थे, बहुत झोल होता था, इट वाज टू बी वेरी मच क्योटिक। और यही क्योस, यही मेस को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लाया, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, सो this was about the brief introduction about GST. Okay, taxes that existed before GST. What were those? What were the taxes which were introduced before GST? Those were excise duty, custom duty, VAT, entertainment tax, central sales tax, service tax and octroi. अगर हम लोग पिक्चर एक बड़े 5 स्टार थिएटर में जाते हैं देखने के लिए, वेरी बिग थिएटर, वेरी पॉश, वेरी लग्जरियस, तो वहां से हम हमारे ऊपर 2 टैक्सेस और लगते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरियस टैक्स। बाय ऑलरेडी आई एम पेइंग हेवी फाइन, ऑलरेडी आई एम पेइंग एक्स्ट्रा पेनी फॉर दैट, एंड ऊपर से आई हैव टू पे दिस मच आल्सो, नॉट नीडेड, एब्सोल्युटली नॉट। ऑल दीज टैक्सेस आर subsumed under GST. That is why GST is one nation one tax. That is why GST is one nation one tax one market. मतलब एक मार्केट में अगर आप इलेक्ट्रिक के दुकानदार तो आपको यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा, भले आप बड़ा दुकान हो आपका छोटा दुकान हो, यू हैव टू। आप अगर स्टेशनरी के शॉप चलाते हो, बड़ी हो छोटी हो, यू हैव टू। एवरीबडी, होटल बड़ा हो छोटा हो, यू हैव टू। हाँ, एक बात है कि इसमें उन्होंने रेट्स डिफरेंट कर दिए, मतलब 5 स्टार होटल लाइक JW मैरियट, इनके लिए तो रेट्स अलग हायर रहेंगे ना, बिकॉज दोज आर द एक्सट्रीम लग्जरियस टैक्सेस। लेकिन दूसरा कोई होटल है, वो जीएसटी नहीं भरना है, ऐसा नहीं, जीएसटी भरना है, डेफिनेटली द होटल शुड पे जीएसटी, just that the portion of GST is going to be reduced. Clear everybody? Okay, all these taxes are subsumed under GST. That's why GST is one nation one tax. Now how is the tax invoice exactly being collected? Rather, what is a tax invoice? We'll understand this thing in detail now. सबसे पहले तो हम लोग, मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा जीएसटी कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके बाद आप लोग देन विल गो विद द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नाउ हाउ एग्जैक्टली इज जीएसटी बीइंग कलेक्टेड और हाउ एग्जैक्टली इज जीएसटी बीइंग फॉर्मुलेटेड फर्दर। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जीएसटी में देयर आर 3 कैटेगरीज इन जीएसटी। Number 1 category from GST is CGST, that is Central Goods and Service Taxes. Number 2 is SGST, State Goods and Service Taxes. Number 3 is what is called as UTGST, मतलब Union Territories Goods and Services Taxes. And the 4th one, which is called as the king of all these GSTs, that is called as ITGST, which is Integrated Goods and Service Taxes. Integrated मतलब 2 स्टेट्स में अगर ट्रेड होता है तो उसके ऊपर जो जीएसटी भरना है, कॉल्ड इंटीग्रेटेड, मतलब बिटवीन द 2 states over the trade being conducted for import and export of goods, that is called as ITGST. तो बेसिक ध्यान दो, what exactly I want to tell you from GST. सबसे पहले एक बात तो क्लियर है कि आपको एग्जाम में 1, 2 और 3 यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आईटीजीएसटी के ऊपर नहीं है। वेरी क्लियर, आईटीजीएसटी के ऊपर आपको डिटेल में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट्स फॉर वेरी श्योर, बिकॉज एट योर लेवल दैट इज वे टू डिफिकल्ट, सो प्लीज नोट। नंबर 1, नंबर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल देयर इज मिस्टर ए। Mr. A sells his car. Mr. A ने अपनी एक कार बेची to Mr. B. Mr. A sells his car to Mr. B. Mr. B will pay money on that car. Mr. B will pay money on that car. तो Mr. B क्या करता है? Mr. B pays to Mr. A. ये सिंपल है। मिस्टर बी जब मिस्टर ए को पे करेगा तो ही विल पे दिस मनी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्लियर? तो ये टैक्सेस इंक्लूसिव है, तो कौन से 2 टाइप के टैक्सेस यहाँ पे इंक्लूसिव है? तो यहाँ पे 2 टाइप, दैट इज CGST एंड SGST इंक्लूसिव है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार बेची और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को उस कार के टोटल 5 लाख रुपीज दे दिए, तो 5 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस।
तो ये CGST SGST है क्या? फॉर एग्जाम्पल द टोटल वैल्यू ऑफ द कार इज 4,90,000, उसमें अगर 10,000 जो है उसमें अगर 10,000 इज व्हाट वाज GST, 10,000 है GST, तो इसमें दो कैटेगरीज में हो गया GST, SGST एंड CGST. सिंपल, SGST and CGST, simple. That was what is called as goods and services taxes. तो लेकिन इसमें ना प्रॉफिट ए को है ना बी को है, रादर बी के लॉस ही है. वाई? बिकॉज ये जो टैक्स भर रहा है ए के लिए प्रॉफिट भी नहीं है, वैसे भी ए को प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है इसमें से, बिकॉज इसमें जो CGST है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी को और SGST वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी को. सिंपल. तो यहाँ पे किसको प्रॉफिट है? किसी को प्रॉफिट नहीं है, रादर लॉस में है, तो अपना बेचारा कस्टमर ही लॉस में है. So this trade of cycle, this is trading of chain, is what is called as GST, goods and services taxes. Clear everybody? That's better. Let's go further everyone. GST का टैक्स इनवॉइस कैसा है और क्या आता है इसमें? सबसे पहले GSTIN का मतलब समझो. You understand the meaning of GSTIN. GSTIN का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. कोई भी ट्रेडर उठ के GST नहीं ले सकता है. नो. टू कलेक्ट GST फ्रॉम एनीबडी और टू बी अंडर द रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ GST होल्डर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी फॉर द डीलर whose annual turnover in previous financial year exceeds rupees 20 lakh, whose annual turnover in the year in previous financial year exceeds rupees 20 lakhs. मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में और द ईयर विच हैज गॉन बाय. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर? अभी फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 खत्म हुआ. तो 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर में अगर एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर गया है, क्या बेटा? 20 लाख से ऊपर, ओके, 20 lakhs एंड अबव गया है, तो यू हैव टू कंपल्सरीली पे GST. यू हैव टू कंपल्सरीली पे GST. क्लियर एवरीबडी? यू हैव टू कंपल्सरीली पे GST. मतलब 20 लाख 1 रुपए आप GST भरो, भले 0% हो, लेकिन GST आपको कंपल्सरी रजिस्टर होना चाहिए. व्हाट इज GST रजिस्ट्रेशन? The moment your turnover crosses, or you have a presumption that your turnover is bound to cross 20 lakhs and above, तो आपको GST सबसे पहले भरने के लिए GST होल्डर बनना जरूरी है. और GST होल्डर तभी बन सकते हो जब रादर एनी ट्रेडर इज रजिस्टर्ड अंडर द GST, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलता है. बट द मोमेंट यू रजिस्टर यू गेट अ नंबर. द मोमेंट यू रजिस्टर यू गेट ए number, and that number is called as goods and service taxes identification number. Clear everybody? Goods and service taxes identification number. This was what is called as registration number. Mandatory for the dealer whose annual turnover in previous financial year exceeds rupees 20 lakh, whose annual turnover in the previous financial year exceeds rupees 20 lakhs. Clear everybody? Number 1. नंबर सेकेंड, उसके लिए द मोमेंट यू रजिस्टर यू गेट अ पैन. GST रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है, और वो GST रजिस्ट्रेशन नंबर इज 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स. सिमिलरली GSTIN हैज 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स. मतलब जो पैन कार्ड रहता है ना, हमारा पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, उसमें कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स रहते हैं. अल्फा न्यूमेरिकल्स मतलब अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिकल्स भी. वैसे ही GST में देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स. कितने बेटा? देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स. देयर आर 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स. और वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स जो है उन्हीं को हम लोग कहते हैं, that is called as GSTIN registration. 15 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स है. लेट्स डिवाइड दोज अल्फा न्यूमेरिकल्स इनटू वेरिएड पार्ट. सबसे पहले क्या है? 2 7 दिया है. 2 7 इज द 2 डिजिट्स फॉर स्टेट कोड. हर एक स्टेट को अपना अपना एक कोड दिया गया है, और एवरी स्टेट हैज अ कोड. महाराष्ट्र के लिए कोड है 27, ये बाय डिफॉल्ट है. अगर दिल्ली है तो दिल्ली के लिए अलग कोड है, राजस्थान है उनके लिए अलग कोड है, मध्य प्रदेश अलग कोड, गुजरात अलग कोड, केरला अलग कोड. सो एवरी स्टेट विल हैव अ डिफरेंशिएटेड कोड. उसके बाद है 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म. उसके बाद है 10 डिजिट पैन. ये जो है ना, ये पैन नंबर है फर्म का. मतलब वो जो फर्म है
जो भी ट्रेडर है, जो भी एंटरप्राइज है, उनका जो भी नाम है, उनका खुद का एक पैन नंबर रहेगा. देन इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट. जेड, इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट. उसके पहले वन रिप्रेजेंट्स वन रजिस्ट्रेशन. मतलब इस एंटरप्राइज, इस ट्रेडर के नाम के ऊपर सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन रहने वाला है. हाउ मच? ओनली वन रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट. उसके बाद चेक सम डिजिट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी आईएन व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल. चेक सम डिजिट, दिस इज अ जीएसटीएन कंफर्मेशन कि हाँ भाई ये जीएसटीएन कंफर्म है, इस ट्रेडर ने एक ही बार रजिस्ट्रेशन किया एंड देयर इज नो मोर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस ऑन वन ट्रेडर्स नेम. दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज द एग्जैक्ट बाइफर्केशन ऑफ जीएसटीआई. सो अगेन एमसीक्यू क्वेश्चंस. टैक्स इनवॉइस मतलब जो खरीदी करने के बाद, जो भी गुड्स खरीदी करते हैं, परचेस करते हैं, उसके बाद एक टैक्स इनवॉइस मिलती है, उसके बाद एक रिसीट मिलती है. दैट रिसीट इज कॉल्ड एज अ टैक्स इनवॉइस रिसीट. नंबर वन. नंबर सेकंड वही रिसीट के ऊपर जीएसटीआईएन नंबर रहेगा. वो जीएसटीआईएन नंबर कितने न्यूमेरिकल्स का? अल्फा न्यूमेरिकल, इट इज 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स. नंबर वन. नंबर सेकंड 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स रहने में उसमें कैसा डिवीजन किया है? सबसे पहले स्टेट कोड आता है. हर एक स्टेट के लिए अपना अपना कोड है. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के लिए है 27. उसके बाद 10 अल्फा न्यूमेरिकल, 10 पैन नंबर, 10 डिजिट पैन नंबर है. उसके बाद वन रिप्रेजेंट्स वन जीएस, वन ट्रेडर, वन रजिस्ट्रेशन. उसके बाद है Z which is by default, which is uniform for all by default. And 5 is checksum digit confirms the validity of GST-IN when entered on GST portal. Clear everybody? Yes. Let's go further. तो ये है इनवॉइस जीएसटी नंबर रहता है. देखो एवरी ट्रेडर, अभी ये ट्रेडर अगर राजेश लिमिटेड दिया है तो उनका भी खुद का एक जीएसटी-IN है. उनका भी खुद का एक जीएसटी-IN, बिकॉज पॉसिबली राजेश लिमिटेड इनका टर्नओवर इधर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ऊपर गया है, और एल्स दे माइट बी प्रिज्यूम दैट इस साल का हमारा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा, तो व्हाई नॉट रजिस्टर फॉर जीएसटीआई. क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हो गया इनवॉइस नंबर, जीएसटीआई. नाउ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी. कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी का मतलब है आर द 3 variants of GST. Number 1, CGST, Central Goods and Service Tax paid to the central government. Number 1. Number 2, SGST, that is State Goods and Service Taxes paid to the state government. Number 3, IGST, Integrated Goods and Service Tax paid to the central government for interstate trading. Paid to the central government for interstate trading. Clear everybody? So this is what is called as CGST and SGST and IGST, 3 components. इनका हमने bifurcative मतलब समझ लिया. Let's go further. What is HSN code? Okay, dear students, you will notice टेक्स्ट बुक में जरूर दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या होता है, जनरली ये लोग एक ब्रीफ पार्ट देते हैं, बिकॉज द मोर इन डिटेल द मोर कंफ्यूजिंग. मैंने क्या किया, मैंने अपने खुद के प्रेजेंटेशन में आई हैव डिवाइडेड इट नाइसली, सेग्रीगेट कर दिया है, डिटेल में समझा है. तो यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली कम्स फ्रॉम. लॉजिकली समझो, मैकेनिकली समझोगे तो यू विल बिलीव ये लो, that's it, this is the formula. But understanding this will make you narrow minded. I believe you need to have a wider scope for your understanding. So सबसे पहले HSN कोड का मतलब क्या है. In the tax invoice for goods there is HSN code. While in service invoice there is SAC. SAC का मतलब है सर्विस, SAC का मतलब है सर्विस अकाउंटिंग कोड. क्लियर एवरीबॉडी? तो HSN का मतलब क्या है? गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिवन न्यूमेरिकल कोड कॉल्ड HSN. अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट, अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं जिसका मतलब है प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड फ्रॉम पर्सन A टू पर्सन B. प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड फ्रॉम पर्सन A टू पर्सन B. तो ये जो प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं HSN में. लेकिन अगर हम लोग सर्विस दे रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रोफेशनल, मैं सर्विस देता हूँ, मेरी लेट्स से टीचिंग में हो, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी खुद की सीए सर्विसेज हो, लॉयर हो, व्हेन दे आर गिविंग देयर सर्विस, और अगर उनके खुद के फर्म का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो दे आर नॉट कॉल्ड एज HSN कोड ट्रेडर्स, दे आर कॉल्ड एज SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग, बिकॉज दे आर गिविंग देयर वैल्यूएबल प्रोफेशनल सर्विस. इस सर्विस का मतलब है दे आर गिविंग देयर प्रोफेशनल सर्विस, PROFESSOINAL, प्रोफेशनल सर्विस. क्लियर एवरीबॉडी? That's it. So this is called as the basic categorization of HSN or SAC.
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ बिग स्टोर कॉल्ड एज वीनस ट्रेडर्स इन पुणे, और उस ट्रेडर में ऑफकोर्स स्टेशनरी शॉप सप्लायर, स्टेशनरी सप्लायर है. विल ही बी कैटेगराइज एज सैक और HSN? ऑफकोर्स HSN ना. लेकिन आई एम अ टीचर, द क्लास टर्नओवर इवेंचुअली, और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉयर, उनका टर्नओवर जाता है 20 लाख के ऊपर. दे विल आर दे गिविंग प्रोडक्ट्स और दे आर गिविंग देयर सर्विस? दे आर गिविंग देयर सर्विस. तो कौन से कोड में आएगा? सैक कोड में आएगा. The rates and types of GST are as prescribed by the government at the time of writing this chapter. Are as prescribed by government at the time of writing of this chapter. GST rates are subject to change. Electricity, petrol, diesel, etc. are not under purview of GST because these form a typical control of central government. और ये GST के इसमें रडार में नहीं आता है. लेकिन एक बात जरूर है, GST रेट्स है वो लर्न मत करो. एग्जाम में आपको रेट्स दिए जाएंगे. You will be given a chart either, or you will be given in the bracket the rates which are to be prescribed. उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपको रेट्स लगाने हैं. No learning, no by hearting of the rates. Clear everybody? Of course at the same time GST rates अलग अलग किस्म से है, अलग अलग हिसाब से GST रेट्स है. मतलब अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं हम लोग, तो 5 स्टार होटल के रेट्स, खुद के रेट्स अलग हैं. अगर 3 स्टार होटल में जाते तो 3 स्टार के अपने खुद के रेट्स अलग हैं. सो मेक श्योर दैट द रेट्स आर डिफरेंट एंड द रेट्स आर एब्सोल्युटली ऑन अ डिफरेंशियल बेसिस. क्लियर? ओके, या नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे दिया है HSN कोड एंड एवरीथिंग. HSN सैक एंड सेल्स इनवॉइस. तो HSN सैक क्लियरली बीइंग मेंशन. नाउ एक बात ध्यान दो जो मैं आपको समझाने वाला हूँ. क्या आपको मैंने जूम करके दिखा है? यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज GST 9%, SGST 9%. एक बात हमेशा ध्यान दो, GST जो की कैटेगरी की है उनकी CGST और दूसरी कैटेगरी है SGST. ध्यान दो बच्चों, दोनों इसमें, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, दोनों GST का रेट इक्वल रहेगा. मतलब अगर मैं कहता हूँ GST इज 18%, इसका मतलब है CGST 9 है और SGST 9 है. इसका मतलब ये नहीं है कि CGST 18 है और SGST भी 18 है. ऐसा होगा तो हम लोग लॉस में, नेगेटिव्स में जाएंगे. क्लियर एवरीबॉडी? तो CGST एंड SGST बोथ आर इक्वल. अगर रेट्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनकी अमाउंट भी क्या होने वाली है? उनकी अमाउंट भी इक्वल ही रहने वाली है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. So please, this is a confusion every time I have been getting from the students. You need to know this very well. Now, how exactly are we going to talk about GST? Let's understand this thing. Okay. So students now will be learning over here the bifurcations of GST. मतलब आपको भी GST आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, GST में यहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे क्या दिया है. So you need to know it very well. Amount paid by the customer is equal to taxable value plus GST plus SGST. मतलब जैसे मैंने बोला, A ने B को कार बेची 5 लाख रुपीस की. दैट अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. मतलब अगर कार की कीमत 4.90 लाख है तो उसमें CGST है 5000 और SGST है 5000. दैट मेक्स द टोटल वैल्यू ऑफ द कार एज रुपीज 5 lakhs. क्लियर? तो कैटेगरी देखते हैं. दुकान का नाम है सुपर स्टोर. दैट्स सिंपल. दुकान खुद एक रजिस्टर्ड GST एंड होल्डर है, तो ये हो गया. इनवॉइस नंबर, द डेट ऑन विच इनवॉइस हैज बीन मेड, और इनवॉइस में खुद का नंबर भी होता है. कस्टमर्स GSTIN, मतलब जिनको गुड्स बेचे हैं उनका भी GSTIN होना चाहिए. अगर वो GSTIN है, नाउ यू विल क्वेश्चन मी कि सर व्हाई डज कस्टमर GSTIN इज रिक्वायर्ड. इसका पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज दिस इज वेयर योर GST एक्चुअली फ्लरिशेस. GST इज ऑलवेज पेड ऑन व्हाट? द अमाउंट ऑफ सेल, CGST, SGST. सिंपल. तो GST टोटल है, रेट मतलब आशीर्वाद आटा 10 kg 250 रुपीज. वेरी सिंपल. सो ऑब्वियसली 250 रुपीज है, तो 250 रुपीज पर kg मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 2500. GST का रेट कितना दिया है एंड व्हाट इज द टैक्सेबल रेट? गुड्स सोल्ड एट 24%. सो 24% मतलब 2400 रुपए पे 24% इज 300 and 300. So 24 रुपए 24% is 600. Category CGST, SGST, and this is how this amount 3100. After this IGST issue नहीं है, because IGST is always called as integrated goods and services whenever the sale is made between the two states or outside two states. Number one. Number second,
टैक्स इनपुट क्रेडिट ये जो है ये भी नेक्स्ट पार्ट में. सो बेसिक समझो, गुड्स बेचे हैं, द वैल्यू ऑफ इनकम और द टर्नओवर फॉर सुपर स्टोर इज 20 lakhs एंड अबव. जिनको बेचा है उनका भी 20 lakhs एंड अबव है, इसलिए तो वो जीएसटी एंड होल्डर है. किधर या जीएसटी एंड होल्डर है, simple. And on that basis CGST and SGST is being collected. Is that clear, my dear friends? So this is what is called as the basic understanding for GST. GST is CGST plus SGST. So the amount of goods sold, that is value of the goods, plus CGST plus SGST gives you the total amount to be paid by the customer to the seller. Is that clear, everybody? Thank you so much. Yes.